Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 6, The Great Uprising. Student, it is one of my favorite chapter from your book, and whatever story is given here, it is available only in your book. No other book has this story. Okay, तो ये जो story अभी मैं बताने वाली हूँ आपको, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ही बुक में अवेलेबल है और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। मीन्स क्लास 8 की अभी तक जितनी भी बुक्स मैंने देखी हैं उसमें तो ये नहीं है। चलो, क्या होता है बच्चा, ठंडी के दिन होते हैं, 1857 की बात होती है। एक आर्मी कैंप है, कहाँ पर, दमदम में। एक सिपाही है जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का है, वो अपने क्वार्टर से लोटा लेकर जा रहा है बाहर की तरफ। ऑन द वे ही मैट अ खलासी, रास्ते में उसे खलासी मिला। खलासी बोले तो एक लेबर क्लास मिली। हु आस्क्ड हिम फॉर ड्रिंक, जिसने बोला कि भाई मुझे पानी पिला दो। दिस वॉज द टाइम वेन कास्ट डिवीजन इन सोसाइटी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, और इस टाइम में जबकि ये बात है तब कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट था। तो भाई वो जो लेबर था वो तो लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, खलासी था। तो जो ब्राह्मण सिपाही था उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं लो कास्ट खलासी को पानी नहीं पिलाऊंगा। खलासी हर्ट हो गया और उसने कहा, यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर कास्ट, तुम्हें तुम्हारी कास्ट पर बहुत ज़्यादा प्राउड है ना। वेट अ लिटिल, द साहिब लॉग विल मेक यू बाइट बुलेट्स, थोड़े दिन रुक जाओ, साहिब लोग तुमसे एक बुलेट बाइट करवाएंगे, चबवाएंगे, जिसके ऊपर फैट लगा होता होगा, वो भी काऊ का और पिग का, मतलब जिसके ऊपर गाय और सूअर की चमड़ी लगी होगी, ऐसा बुलेट, एक बुलेट गोली वो तुमसे देखना तुम्हारे मुंह में डलवाएंगे। थोड़े दिन रुक जाओ, तुम जो बहुत ज़्यादा घमंड करते हो ना अपनी कास्ट पे, सब देख रहा है भगवान। देन वेयर विल योर कास्ट बी, फिर तुम्हारी कास्ट कहाँ जाएगी। द खलासी वर्कड एट दमदम अमिनेशन फैक्ट्री, जो खलासी था वो दमदम अमिनेशन फैक्ट्री में काम करता था, और वो बात कर रहा था नए राइफल की, उसकी बुलेट्स की, जो सून ही आर्मी में इंट्रोड्यूस होने वाली थी। जो न्यू बुलेट्स थी राइफल की, उनके ऊपर काऊ और पिग फैट से स्मीयर किया जा रहा था। ठीक है, ये बात जैसे ही उस आदमी को पता चली, उसने सबको बताई और वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह सब जगह फैल गई, फ्रॉम वन रेजिमेंट टू अनदर। बाय द मंथ ऑफ मे आते आते सिपाही एट आर्मी कैंप अक्रॉस अवध, मतलब यूपी, करंट टाइम का यूपी, वर रेडी टू रिवोल्ट, सब लोग रिवोल्ट करने को रेडी हो गए। और यहीं से शुरुआत होती है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। तो आए बात समझ में कि कैसे क्या हुआ। चलो, मिड 19th सेंचुरी तक जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर के रूप में एस्टेब्लिश कर चुके थे। लार्ज पार्ट जो था इंडिया का वो डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में आ गया था, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था उस पर वो इनडायरेक्ट कंट्रोल कर रहे थे, है ना। कुछ एरियाज ने बिना ब्रिटिश से लड़ाई किए हुए ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी को एक्नॉलेज कर लिया था। जो मुगल एम्परर एग्जिस्ट तो करता था पर सिर्फ नाम के लिए। बहादुर शाह जफर हैड नीदर टेरिटरी नॉर पावर, बहादुर शाह जफर के पास ना ही तो कोई टेरिटरी थी और ना ही कोई पावर। तुम लोगों ने लेसन 2 का वीडियो भी बनाया है मैंने, हो सकता है तुम लोगों ने देखा हो, और नहीं देखा हो तो देख लेना। लेसन 2 में हम लोगों ने देखा था बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जो कि एक मेजर ब्रिटिश विक्ट्री थी इंडिया में। उसके बाद तो स्लोली स्लोली ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में करते गए और लेटर ऑन उसे एक्सप्लॉइट करने लगे, वो भी सिस्टमेटिकली। ठीक है, मतलब एक्सप्लॉइट भी उन्होंने प्रॉपर किया। 100 साल तक ब्रिटिशर्स की जो प्रेजेंस थी इंडियन सोसाइटी में, वो इंडियंस को पूरी तरह अनहैप्पी बना चुकी थी। हर व्यक्ति को परेशान करने का काम करते थे ब्रिटिशर्स। नियरली 100 years ऑफ ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया हैड मेड ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी वेरी अनहैप्पी, मतलब ये 100 सालों में लोगों को परेशान करके रख दिया था ब्रिटिशर्स ने। रूलर रेसिस्टेड द एनेक्सेशन ऑफ देयर टेरिटरी, जो रूलर्स थे, मतलब किंग थे, क्वीन थी, वो नहीं चाहते थे कि उनकी टेरिटरी का एनेक्सेशन हो, कोई ब्रिटिश उनकी टेरिटरी को ले और फिर रूल उस पर करने लगे। जो नॉवल मैन थे वो इसलिए गुस्सा थे क्योंकि उनकी ज़मींदारी उनसे छीनी जा रही थी।
जो पीजेंट थे वो भी इस एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू को पसंद नहीं करते थे। देखो, राजा रानी क्यों गुस्सा थे? क्योंकि उनकी टेरिटरी ली जा रही थी। नॉबल क्यों गुस्सा थे? क्योंकि उनकी ज़मींदारी उनसे चली जा रही है। किसान इसलिए गुस्सा थे क्योंकि ऊट पटांग रेट से टैक्स लगा के टैक्स वसूल करते थे ब्रिटिशर्स। क्राफ्ट पर्सन इसलिए गुस्सा थे, छोटे छोटे बिजनेसमैन इसलिए गुस्सा थे क्योंकि उनके बिजनेस को, उनके क्राफ्ट को ब्रिटिशर्स बचने ही नहीं दे रहे थे। ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाते थे कि वो बेचारे बिल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। और जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, जो फॉरेस्ट में रहकर अपना लाइवलीहुड अर्न करती थी, उनकी तो पूरी लाइवलीहुड ही बर्बाद कर दी। फॉरेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और बोल दिया ट्राइबल्स को कि आप फॉरेस्ट में आप नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके से ट्राइबल परेशान, फार्मर परेशान, ज़मींदार परेशान, राजा रानी भी परेशान, और सबकी परेशानी की एक ही जड़, और वो थे हमारे ब्रिटिश। जो हमारे छोटे छोटे क्राफ्ट पर्सन थे उनको कंपटीशन करना पड़ता था। वो गुड जो अब्रॉड से आता था, मशीन से बन के आता था, तो वो लोग भी परेशान थे। अब चलो, इतने लोग तो परेशान थे, पर ये सिपाही क्यों परेशान थे? ये सिपाही बैकबोन थे ब्रिटिश आर्मी के। ब्रिटिशर्स के पास खुद की आर्मी नहीं थी, वो हमारे इंडिया में आर्मी बनाए, हमारे लोगों से आर्मी बनाए थे। और जो उनकी आर्मी उनको सपोर्ट कर रही थी, जो उनके लिए लड़ रही थी, उसके खुद के सिपाही भी उनसे अनहैप्पी थे क्योंकि उन्हें ब्रिटिश ऑफिसर्स के सामने अनफेयरली ट्रीट किया जाता था। इन लोगों की सैलरी होती थी ज़्यादा और हमारे सिपाहियों की सैलरी होती थी कम। तो ये जो डिफरेंट सेक्शंस थे बेटा, जो ब्रिटिशर्स से परेशान थे, वो तरह तरीके से प्रोटेस्ट करके, रिवोल्ट करके अपने एंगर को एक्सप्रेस करते थे। 1757 से 1856 तक बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए इंडिया के डिफरेंट पार्ट में। ये जो प्रोटेस्ट थे, ये लार्जली लोकल लेवल पे होते थे, जिनको ब्रिटिशर्स ईजीली दबा देते थे, सप्रेस कर देते थे। ठीक, कोई बात? कॉजेज ऑफ अपराइजिंग। जो बिगेस्ट चैलेंज था ब्रिटिश अथॉरिटी का, वो आया उनके सामने 1857। अभी तक तो वो देख रहे थे कि लोकल लोग लड़ने आते, 2 4 10 लोग लड़ते, वो उनको पटाख से दबा देते, सप्रेस कर देते। पर पहला चैलेंज जो ब्रिटिशर्स ने देखा वो था 1857 का। इस ईयर में क्या हुआ? जो भारत के लोग थे वो साथ मिलके खड़े हुए, ठीक है। और ये जो अपराइजिंग थी, ये कल्मिनेशन था बहुत सारे एक्यूमुलेटेड ग्रीवियांसेस का। एक्यूमुलेट करना मतलब इकट्ठे हो जाना, ग्रीवियांसेस मतलब परेशानी, प्रॉब्लम्स, इन सब का इकट्ठा जो रिजल्ट था वो था अपराइजिंग। द पीपल अगेंस्ट द टायरानिकल ब्रिटिश रूल। और ये जो खतरनाक गंदा सा ब्रिटिश रूल था, इसके अगेंस्ट में जो गुस्सा लोगों के मन में भरा भरा हुआ था, उसको इकट्ठा करके, मतलब इकट्ठा हुआ और वो फूटा किसके ऊपर? ब्रिटिशर्स के ऊपर। कब? 1857 में। तो चलो अब हम पहला कॉज पढ़ेंगे कॉजेज में। इकोनॉमिक कॉज क्या थे? इकोनॉमिक कॉजेज जिनकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ। जो मेन कॉज था वो था ब्रिटिश पॉलिसी रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी, उसको लेके ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी, वो पॉपुलर डिसकंटेंट का एक मैटर था, ठीक है। क्योंकि इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे ब्रिटिशर्स चुन चुन के ऐसी पॉलिसीज़ बनाते थे जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी एक्सप्लॉइट हो, जिससे हर सेक्शन के ऊपर इफेक्ट आता। पीजेंट सफ़र कर रहे थे क्योंकि उन्हें हाई रेवेन्यू पे करना पड़ता था। पीजेंट्स का मतलब होता है किसान। किसान क्यों सफ़र कर रहे थे बेटा? क्योंकि उन्हें हाई रेवेन्यू पेमेंट करना पड़ता था। और जो उनकी पॉलिसी थी रेवेन्यू कलेक्शन की, वो भी बहुत हार्श थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी। ब्रिटिश उनकी प्रोड्यूस का एक बहुत बड़ा पार्ट अपने साथ ले जाते थे। मोस्ट ऑफ इन पीजेंट, वो किसान और उसकी फैमिली स्टार्ट भूखे ही मर जाते थे, भूखे रहना पड़ता था उनको। पर ब्रिटिशर्स अपना हिस्सा नहीं छोड़ते थे, वो टैक्स तो ले ही लेते थे। जब क्रॉप फेल हो जाती तब भी लैंड रेवेन्यू पे करने को कहा जाता है। अरे क्रॉप फेल हो गई, उसके पास पैसा ही नहीं है, किसान के पास वो पैसा कहाँ से देगा? फिर भी ब्रिटिशर्स लोग कलेक्ट करते, और पैसा देने के लिए ये गरीब लोग बोरो कर लेते, उधार ले लेते मनी लैंडर से। और मनी लैंडर अंग्रेज़ों के भी पापा होते। वो तो ऐसी एक्सप्लॉयटेटिव सिचुएशन के लिए वेट ही करते रहते कि कब कोई किसान आए जो मजबूर हो, उसकी ज़मीनें हम अपने नाम पे लिखवा लें। और क्योंकि सिचुएशन इतनी वर्स होती जाती कि एक टाइम ऐसा आता जब ये लोन वापस नहीं कर पाते और मनी लैंडर
इनकी ज़मीनें अपने पास रख लेता। और एक बार ये लैंडलेस हुए तो इनका जीवन तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता, फिर तो इनका सर्वाइवल मुश्किल ही हो पाता। तो एक तो ये था कि जो टैक्स कलेक्शन का जो तरीका था, जो पॉलिसी थी, टैक्स का जो स्लैब था, वो सब कुछ एक्सप्लॉयटेटिव ही था। सेकंड है, जितने भी आर्टिशंस हैं और जो क्राफ्टमैन हैं, उनको रियून कर दिया गया, उन्हें ख़राब कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। किससे? अनफेयर कंपटीशन। अनफेयर कंपटीशन मतलब ब्रिटिश से जो गुड बन के आ रहा था बच्चा, वो मशीन से बन के आ रहा था। वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले ही आ चुका था। हमारे इंडिया में जो गुड बन रहा था वो हाथों से बन रहा था, पर अब ये आर्टिशंस और क्राफ्ट पर्सन को उस गुड के साथ compete करना पड़ता था जो ब्रिटिश से मशीन से बन के आता था। और मशीन से बनता था, ज़्यादा क्वांटिटी में बनता था, तो चीप भी होता था। हमारा इंडियन गुड थोड़ा महंगा होता था। जो इंडियन क्राफ्ट पर्सन थे वो गुड्स को हाथ से बनाते थे, जिससे गुड महंगा हो जाता था। सो जो मशीन मेड गुड है ब्रिटेन का, उसको इंडिया में इंपोर्ट करते, उस पर ड्यूटी भी नहीं लगाते, और हमारी क्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो गई इस तरीके से। लोग प्रेफर करते मशीन मेड गुड क्योंकि वो चीपर भी होता, साथ साथ में दिखने में भी अच्छा होता, फिनिश्ड होता एकदम। तो सारे लोग उसको ही खरीदने की कोशिश करते। इस तरीके से हमारी इंडस्ट्री धीरे धीरे करके ख़त्म होने लग गई। जो ओल्ड रूलिंग क्लास थी, अब वो डिस्प्लेस हो गई। उसकी जगह पे कौन आ गए? ब्रिटिशर्स। क्योंकि ये रूलिंग क्लास ख़त्म होती गई, तो ये जितने भी लोगों को उन्होंने रॉयल पैट्रोनेज दे रखा था, जो अपनी अर्निंग को, अपनी लिविंग को अर्न कर रहे थे, किसके थ्रू? रिलीजियस कल्चरल प्रोफेशंस के थ्रू, जैसे प्रीस्ट, पोएट, म्यूजिशियन। इनको एक राजा अपने दरबार में रख कर पैट्रोनेज देता था, पैसा देता था। अब क्योंकि राजा ही नहीं रहा, तो इनका पैट्रोनेज भी ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रीस्ट, पोएट, म्यूजिशियन, इनके भी लाइवलीहुड का सोर्स ख़त्म कर दिया। किसने? ब्रिटिशर्स। तो अभी हमने जो पढ़े वो इकोनॉमिक कॉजेज़ थे कि टैक्स का रेट हाई होता, क्रॉप फेल होती तब भी टैक्स कलेक्शन होता, फार्मर की फैमिली स्टार्व करती रहती, टैक्स भरने के लिए उसे लोन लेना पड़ता, वो लोन नहीं दे पाती तो उसकी ज़मीनें उससे छिन जाती। ठीक है बात। उसके बाद हमने देखा कि ब्रिटिश से जो गुड आता, उससे और इंडियन मेड गुड में कंपटीशन होता, जिसमें जीतता कौन? ब्रिटिश मेड गुड, क्योंकि ये चीपर भी होता और क्वालिटी वाइज भी गुड होता। और इस तरीके से हमारी इंडियन इंडस्ट्री पूरी तरह ख़त्म हो गई। फिर हमने देखा कि जब हमारे किंग ही नहीं रहे, तो इन्होंने जिन लोगों को पैट्रोनेज दे रखा था, पैसे वैसे देते थे कि आओ और अच्छा गाना बनाओ, पूजा पाठ करो, तो वो सब भी अब ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। क्यों ख़त्म हो जाएगा बेटा? क्योंकि किंग ही नहीं रहेगा। किंग नहीं है, ब्रिटिशर्स हैं। ब्रिटिशर्स को क्या मतलब किसी पोइट से, किसी प्रीस्ट से या किसी म्यूजिशियन से? तो ये थे हमारे इकोनॉमिकल कॉजेस। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे। नाउ पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस की अगर हम बात करें बच्चा, तो पॉलिटिकल कॉजेस में हो क्या रहा था कि जो किंग्स थे, जो पहले ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया पे रूल कर रहे थे, ठीक है, अब उनकी पावर को छीन रहे धीरे धीरे कौन? ब्रिटिशर्स, है ना। कभी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ले आते हैं, कई बार सब्सिडरी अलायंस ले आते हैं। तो इसके थ्रू ये हमारी रूलिंग क्लास को क्या कर रहे थे? डिस्प्लेस कर रहे थे। ठीक है। द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सिंग टेरिटरीज, ब्रिटिशर्स टेरिटरीज को एनेक्स कर रहे थे, जिससे रूलिंग क्लास भी डिस्प्लेस हो रहा था। द डायनेस्टी ऑफ मुगल्स वॉज ऑल बट गॉन। मुगल रूलर जो उस टाइम बहादुर शाह जफर थे, वो भी इसे देखने के लिए बस राजा रह गए थे, बाकी उनके पास कोई पावर नहीं थी। जो रूलर जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस का टर्म एक्सेप्ट कर लिया था, उनकी इंडिपेंडेंस भी ख़त्म हो गई थी, उनकी आर्मी को डिसबैंड कर लिया और कहा कि तुम को जब भी रिक्वायरमेंट होगी कंपनी की आर्मी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हुआ फिर बच्चा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का, ये भी लेसन 2 में हमने पढ़ा है, सब्सिडरी अलायंस भी हमने लेसन 2 में पढ़ा है। और जिसकी वजह से जो रानी लक्ष्मीबाई थी, नाना साहेब थे, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से ब्रिटिश के सामने आके खड़े हुए थे, है ना। रानी लक्ष्मीबाई का खुद का अपना कोई बायोलॉजिकल हायर नहीं था, तो अंग्रेज बोल रहे थे कि तुम्हारी किंगडम हमारी हुई। अब बायोलॉजिकल हायर मतलब उनका खुद का बेटा नहीं था, है ना। अडॉप्टेड सन को ब्रिटिशर्स अलाउ नहीं कर रहे थे नेक्स्ट किंग बनना।
नाना साहेब अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, उनकी भी पेंशन वगैरह बंद कर दी थी ब्रिटिशर्स ने, तो उन्होंने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। तो ये थे पॉलिटिकल कॉजेज़ कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, टेरिटोरियल एक्सपांशन ब्रिटिशर्स का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडियंस का ख़त्म हो रहा था। Who devised the policy of doctrine of lapse and subsidiary alliance? तो बेटा doctrine of lapse की थी लॉर्ड डलहौजी ने। Who devised the policy of doctrine of lapse? लॉर्ड डलहौजी। और subsidiary alliance की थी रिचर्ड वेल्सले। The policy of subsidiary alliance devised by Richard Wellesley and doctrine of lapse by Lord Dalhousie. अवध, हम लोगों ने इसको भी लेसन 2 में पढ़ा है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को एनेक्स कर लिया था 1856 में। ये जो एनेक्सेशन हुआ था ये ग्रेटली परेशानी वाला था। किसके लिए? नवाब के लिए। क्यों? क्योंकि नवाब तो बच्चा ब्रिटिशर्स की हर बात के लिए शुरू से ही हाँ बोलता जा रहा था, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर भी इन लोगों ने अवध को एनेक्स कर लिया, जबकि जो अवध के नवाब थे वो तो बहुत लॉयल बन गए थे ब्रिटिशर्स की, पर फिर भी उनके किंगडम को एनेक्स कर लिया। ये तो गलत किया ब्रिटिशर्स ने। सिंस द नवाब ऑफ अवध हैड ऑलवेज बीन लॉयल टू ब्रिटिश। देखो अवध का जो एनेक्सेशन था बहुत ही रिसेंट करने वाला था अवध के नवाब को, बिकॉज ही ऑलवेज लॉयल टूवर्ड्स द ब्रिटिशर्स। उसने कभी ब्रिटिशर्स को किसी बात के लिए मना नहीं किया था अवध के नवाब ने। ये जो एनेक्सेशन हुआ अवध का was seen as an act of betrayal and backstabbing by the British। ऐसा लगा ब्रिटिशर्स ने बैक स्टैबिंग की, धोखा किया नवाब के साथ, है ना, अवध के नवाब के साथ। तो ऐसा ब्रिटिशर्स को नहीं करना चाहिए था। तो इससे भी वहाँ के लोगों के या उस टाइम इंडियन जो किंग्स थे जो ब्रिटिश के लॉयल थे उन सबके सेंटिमेंट्स को डीपली हर्ट करने वाली बात थी कि आज तो हम ब्रिटिशर्स के साथ हैं पर हो सकता है कल ये भी हमारे साथ अवध की तरह ही करें। पर्टिकुलरली सिपाही, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम अवध। अब भैया जब अवध के सिपाहियों को ऐसा पता चला, वो सिपाही जो थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पर कहीं ना कहीं अवध यूपी को बिलोंग करते थे, जब उनको पता चला कि हमारे राजा ने इतना सब कुछ किया ब्रिटिशर्स के साथ फिर भी ब्रिटिशर्स ने उनकी टेरिटरी को एनेक्स कर लिया, तो ये सिपाही भी बेचारे सारे नाराज़ हो गए। तो पॉलिटिकल कॉजेज़ में क्या क्या पढ़ा हमने? ब्रिटिश का जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था उसकी वजह से हमारे किंग और क्वीन की पावर कहीं ख़त्म होती गई। इन्होंने झांसी लिया, नाना साहेब की टेरिटरी ली, थ्रू डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, थ्रू सब्सिडरी अलायंस, बहुत सारी पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर करके। और बाद में जब इन्होंने अवध को लिया तो जो लॉयल किंग थे, जो ब्रिटिशर्स के लॉयल थे, उनके भी मॉरल कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए, डाउन हो गए कि भाई अगर हम ब्रिटिशर्स के लॉयल हैं तब भी कोई एश्योरेंस नहीं, कोई गारंटी नहीं कि हमारी टेरिटरी रहे। ठीक है, तो ये थे पॉलिटिकल कॉजेज़। अब हम पढ़ेंगे सोशल कॉजेज़। ब्रिटिशर्स ने क्या किया बच्चा? एक एक्ट बनाया जिसके थ्रू सती को बैन कर दिया। इसमें क्या राजा राम मोहन रॉय का भी इम्पोर्टेंट रोल था और सती को बैन करना एक अच्छा डिसीजन था। और उस टाइम की जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी इस बात को पसंद नहीं कर रही थी। विडो मैरिजेस को इन्होंने लीगलाइज कर दिया, इसमें स्वामी दयानंद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। पर एक्ट पास करने वाले तो ब्रिटिशर्स ही थे ना। पर ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स कर तो अच्छी रहे थे पर हमारे इंडियंस को पसंद नहीं आ रही थी, इंडियंस ऑर्थोडॉक्स लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। वीमेन को एनकरेज किया कि वो वेस्टर्न एजुकेशन लें। कुछ जो सेक्शन थे इंडियन सोसाइटी के इन मेजर्स को सस्पिशियस नज़र से देख रहे थे, उनको ऐसे लग रहा था धीरे धीरे ये हमारे सोशल कस्टम ट्रेडिशन में भी इंटरफेयर करते जा रहे हैं। और जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था फेस बाय पीपल ड्यू टू ब्रिटिश एटीट्यूड ऑफ रेशल्स, ब्रिटिश गोरे थे ना तो अपने आप को बड़ा हीरो समझते थे, सुपीरियर समझते थे। तो कई लोगों को ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो इंडियन कलर और ब्रिटिश वाइट कलर में करते थे ये भी बहुत उदास कर देता था। इंडियंस को फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने की परमिशन नहीं थी। रेलवे कंपार्टमेंट में फर्स्ट क्लास इज़ प्योरली रिजर्व फॉर द वाइट पीपल। तो इंडियंस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि हमारे इंडिया में ट्रेन चल रही है और उसमें हमें ही बैठना अलाउ नहीं करे फर्स्ट क्लास में, तो गलत बात है। ट्रेन में अलाउ था पर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में अलाउ नहीं था।
ट्रेन इंडिया में स्टार्ट हुई थी 1853 में। जितने भी एजुकेटेड इंडियंस थे उन्हें डिनाई कर दिया कि उन्हें प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ हाई पोस्ट के लिए नहीं मिलेगी। जो जितने भी इंडियन एजुकेशनिस्ट थे, जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे थे, उन्हें भी मना कर दिया कि जितने भी हाई पोस्ट हैं उनमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। तो वो भी दुखी हो गए कि हमारे पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। When the time came, the educated Indians turned against the Britishers. तो जैसे ही टाइम मिला, ये एजुकेटेड इंडियंस भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में खड़े हो गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एजुकेटेड इंडियंस को डिनाई किया था कि तुम्हें ना ही तो हम प्रमोशन देंगे, ना ही तो हाई पोस्ट की कोई अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ये लोग भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आके खड़े हो गए। नाउ रिलीजियस कॉजेज, धार्मिक कारण क्या थे? जो मेजर कॉज था अपराइजिंग का, वो लोगों का यही था कि उस टाइम में क्या था कि क्रिश्चियन मिशनरीज एग्रेसिवली कन्वर्जन कर रही थी। कन्वर्जन मतलब हिंदू लोगों को, मुस्लिम लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दे रही थी। और ये धर्म का मामला आ गया तो धर्म के नाम पे तो इंडिया में पता नहीं क्या क्या हो जाता है बेटा, है ना। तो लोगों को डर हो गया कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं ये सारे इंडियंस को क्रिश्चियन बना देंगी। क्रिश्चियन मिशनरीज इस टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। तो जो नेटिव थे, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था, दीज कन्वर्जन वर टेकन एज प्रूफ ऑफ फियर। और ये तो प्रूफ था कि भैया कुछ लोगों ने तो कर लिया, धीरे धीरे हम भी कर लेंगे। एक लॉ पास हुआ 1850 में। ये लॉस और ज़्यादा चोट करने वाला था कि अगर आप क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते हो तब भी आपके जो पापा की प्रॉपर्टी है वो आपकी रहेगी। इट मीन्स अब तो लोग खुशी खुशी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो उनके पापा की प्रॉपर्टी से कोई हटा ही नहीं सकता। ये लॉ कब आया? 1850 में। और इस तरीके से ये कन्वर्जन का डर सब जगह फैल गया। ये जो बिलीव है कि जो रिलीजन है वो अंडर थ्रेट है, तो सारे सेक्शंस अपने आप को यूनाइट करने लगे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। धर्म के नाम पे इंडिया में कुछ भी हो सकता है। नाउ मिलिट्री कॉजेज, इन्हीं को इमीडिएट कॉज भी बोलते हैं बच्चा। मिलिट्री कॉजेज इज ऑल्सो नोन एज इमीडिएट कॉजेज। देखो मिलिट्री में हम 3 कॉजेज पढ़ेंगे, तो उन 3 कॉजेज में जो लास्ट कॉज पढ़ेंगे एनफील्ड राइफल वाला, वो इमीडिएट कॉज में आ जाएगा, ठीक है। चलो चलो चलो, तो जो इंडियन सोल्जर्स थे या सिपाही थे, वो कंपनी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे, बहुत ज़्यादा नंबर्स में थे, है ना। और ये इंडियन सोसाइटी का पार्ट भी थे। और ये लोग भी जो ब्रिटिश ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस थी उसकी कॉन्सिक्वेंसीज से सफ़र कर रहे थे। देखो ब्रिटिश और इंडिया में सबको परेशान कर रहे हैं, है ना। तो ये जो सिपाही हैं, जिन लोगों का नंबर ब्रिटिश आर्मी में बहुत ज़्यादा है, ये भी हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है ना, और इनकी भी फैमिली मेम्बर्स सफ़र कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस को। तो जब अवध का एनेक्सेशन हुआ तो ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, सारे एक ही सारे का सोल्जर्स। दे वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द फियर दैट देयर रिलीजन वॉज अंडर थ्रेट। अच्छा, उनको ये भी डर लगा रहता था कि हमेशा जो हमारा धर्म है वो अंडर थ्रेट है। उनकी दूसरी ग्रीवियंसेस भी थी, धर्म भी था, कुछ और भी परेशानी थी। पहली परेशानी जो थी वो ये थी कि उन्हें कम सैलरी दी जाती थी ब्रिटिश सोल्जर्स की कंपेयर में। उन्हें ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं मिलता था। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, वो उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं देते थे। अब एक ब्रिटिशर्स ने लिखा है कि अ सिपाही इज रिगार्डेड एज एन इन्फीरियर क्रीचर। सिपाही को वो किसकी तरह समझते थे? एक कीड़े मकोड़े की तरह समझते थे। ही इज सॉन एट ही इज ट्रीटेड रफली। उसे बिल्कुल ही बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था। ही इज स्पोकन ऑफ एज निगर। ही इज एड्रेस एज सुअर और पिग। उसे सुअर या पिग कहकर बुलाया जाता था। तो भाई हमारे इंडियन सोल्जर्स की कोई भी अच्छा क्या बोलते हैं टाइम नहीं था जब उन्होंने एनरोल किया ब्रिटिश आर्मी के अंदर। उन्हें इन्फीरियर क्रीचर बोला जाता था, उन्हें गालियाँ दी जाती थी, उन्हें रफ ट्रीटमेंट मिलता था, उन्हें नाइजर बोला जाता था, नाइजर मतलब काला बोला जाता था, उन्हें सुअर और पिग कहकर भी बुलाया जाता था, उनका जोक बनाया जाता था। और इन सब को वो बहुत अच्छा मानते थे कि हम इन लोगों के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। सिपाही को एक इन्फीरियर जानवर की तरह देखा जाता था। तो सिपाही बहुत गुस्सा थे। जितनी भी हाई पोस्ट थी आर्मी में वो सब ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व थी, तो प्रमोशन के चांसेस बहुत लिमिटेड थे सिपाहियों के लिए। इंडियन कभी भी सूबेदार लेवल तक नहीं जाता था।
जो सिपाही थे उन्हें अलाउ नहीं करते थे कि वो कास्ट या रिलीजन से रिलेटेड कोई मास्क पहन ले, जैसे हम लोग वो ओम वोम का वो पहन लेते हैं ना, लॉकेट, कई बार ताबीज़ वगैरह बांध लेते हैं कुछ, तो ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं था। एक एक्ट पास हुआ, तो उसके पास होने के बाद जितने भी रिक्रूटर्स होंगे, जो नए लोग आएंगे, उन्हें ओवरसीज़ जाना पड़ेगा। पहले जो जो सोल्जर्स थे मना कर देते थे सी क्रॉस करके जाने के लिए। तो जो नया सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया था 56 में ही आया शायद, तो उसके थ्रू ये बोल दिया गया कि इट्स कंपल्सरी टू गो टू ओवरसीज़ इफ़ नीडेड, जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको जाना ही पड़ेगा। हिंदू सिपाही बहुत परेशान थे इससे, क्योंकि उनके हिसाब से अगर वो एक बार सी को क्रॉस कर लेंगे तो उनकी कास्ट ख़त्म हो जाएगी, उनका धर्म ख़त्म हो जाएगा। और जो फॉरेन सर्विस अलाउंस जो भत्ता था, जो आउटसाइड कंट्री जो सिपाही जा रहे थे वो भी बंद कर दिया। चलो हम अगर जा रहे हैं, अगर हमें अच्छा कुछ पे मिले तो हम इंटरेस्टिंगली जाएंगे, पर यहाँ पर क्या कर दिया इन लोगों ने, वो जो फॉरेन सर्विस भत्ता था उसे भी ख़त्म कर दिया। तो बेटा ये सारे रीज़न थे जिस वजह से हमारे जो सिपाही थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, रिवोल्ट करने को रेडी थे। अब इमीडिएट कॉज, एक वाइड स्प्रेड डिसकंटेनमेंट था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। ये तो हम लोगों ने देख लिया, वो फॉलोइंग पॉइंट्स हमें कभी नाइजर बोल रहे हैं, कभी गालियाँ दे रहे हैं, कभी इंफीरियर समझ रहे हैं, है ना, क्रीचर की तरह समझ रहे हैं। तो 1857 में वो स्टेज आया जब मैसिव आउटब्रेक हुआ। ओनली अ स्पार्क वॉज नीडेड, मतलब स्टेज पूरा तैयार था, अब थोड़ी सी आग की ज़रूरत थी, वो आग भी मिलेगी। अ राइफल कार्टेज प्रोवाइडेड दैट स्पार्क, और ये जो राइफल थी कार्टेज उसने स्पार्क भी दे दिया। ग्रीस्ड कार्टेज इंसिडेंट, अब वो कहानी जो चैप्टर की शुरुआत में हमने पढ़ी थी उसको याद करो। एक न्यू राइफल लाए आर्मी में, इसे कहा गया एनफील्ड राइफल। एनफील्ड Pritchett rifle, as Enfield, which is in England, was the place where it was manufactured, and Pritchett was the person who has designed its bullet. एनफील्ड वो जगह जहाँ पर ये डिज़ाइन हुई और डिज़ाइन करने वाले थे प्रिचेट। जो कार्टेज थी इस राइफल की वो कवर्ड होती थी, उसको ढक दिया जाता था एक ग्रीस्ड पेपर से, एक रैपर से, मतलब जैसे हम लोग खाना वगैरह ख़राब ना हो तो उसको रैप कर देते हैं ना, तो ऐसे ही रैप कर दिया जाता था इस कार्टेज को भी। द सिपाही हैड टू बाइट ऑफ द ग्रीस रैपर, और जो रैपर होता था उसको मुंह से काट के निकालना पड़ता था हमारे सिपाहियों को। जब भी वो लोड करने जा रहे होंगे उस कार्टेज को, पहले वो खोलकर, मुंह से खोलकर उसको रैपर को हटाएंगे। विच कंसिस्टेड ऑफ गन पाउडर एंड आयरन बॉल, जिसके अंदर क्या होता था, गन पाउडर होता था और एक आयरन बॉल होती थी। उसको कहाँ पर कार्टेज को फिल करना है, राइफल में। तो जब भी इस राइफल में उनको फिल करना होता था कार्टेज को, ये पाउडर को और आयरन बॉल को, तो पहले उनको मुंह से उसको काटना पड़ता था। तो हमने भी जब चैप्टर शुरू किया तो उसके पहले वो जो स्टोरी पढ़ी थी ना, ऐसी न्यूज़ फैली कि जो ग्रीस है जिसको हम मुंह से काट रहे हैं वो फैट से बनी है, और वो फैट भी किसका, गौ माता, सुअर, काऊ और पिग फैट से, मतलब पोर्क और बीफ से बनी थी वो रैपर जिसको हमें च्यू करना था। हिंदू कंसीडर करते हैं काऊ को इसके सेक्रेड, मतलब पूजनीय, वो कभी इसको मारते नहीं है और खाते तो कभी भी नहीं है। मुस्लिम पिग को इतना डर्टी मानते हैं कि वो कभी ईट को, पोर्क को ईट नहीं करते हैं। तो जो सिपाही थे दोनों कम्युनिटीज़ के बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए कि भाई ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे धर्म को ख़राब करना चाहते हैं, तो ये तो गलत कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। दे फील दैट इट वॉज एन अटेम्प्ट टू मेक देम आउटकास्ट, ये हमारी जातियों से बाहर, धर्म से बाहर निकालने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, ऐसा सोल्जर्स ने समझा। अब हम करेंगे लड़ाई की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ द अपराइजिंग। जो पहला सोल्जर जिसने प्रोटेस्ट किया इस नए कार्टेज के अगेंस्ट में वो था मंगल पांडे। वो सिपाही था 5th कंपनी ऑफ 34 नेटिव इन्फेंट्री, 34 नेटिव इन्फेंट्री का एक मेंबर, एक सिपाही जिसका नाम था मंगल पांडे।
उसने पहला सोल्जर बना जिसने प्रोटेस्ट किया कि मैं इस राइफल को यूज़ नहीं करूँगा। वो कहाँ था उस टाइम? इस स्टेशन बराकपुर में। बराकपुर बोले तो बंगाल में। 34th नेटिव इन्फेंट रेजिमेंट्री के 5th कंपनी के मंगल पांडे ने प्रोटेस्ट कर दिया। कब किया प्रोटेस्ट बच्चा? पहली बात तो बराकपुर बंगाल में था 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 को ही फायर्ड एट हिज ब्रिटिश कमांडर and asked other सिपाही to join him to end the company rule। उसने अपने ही ब्रिटिश कमांडर को गोली से उड़ा दिया, मार दिया और सिपाहियों को बोला कि मुझे ज्वाइन करो, हम इस ब्रिटिश रूल, कंपनी रूल को ख़त्म ही कर देंगे। ही वॉज हाउएवर सून अरेस्टेड। जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे हैंग्ड मतलब फांसी दे दी गई 1 अप्रैल को। कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जो मंगल पांडे की लाइफ पे बनी थी, जिसमें आमिर खान ने मेजर रोल प्ले किया था। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मंगल पांडे का कैरेक्टर किसने निभाया था? आमिर खान ने। जैसे ही मंगल पांडे को हैंग किया गया, उसकी फांसी की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची, एक ग्रेट अनरेस्ट आ गया आर्मी में। और 24 अप्रैल को क्या हुआ बच्चा? जो 85 सिपाही थे 3rd बंगाल, अच्छा 85 सिपाही, 85 सिपाही जो 3rd बंगाल लाइट कैवलरी के मेंबर थे, वो मेरठ की तरफ जाने लगे। जो कि मेरठ में थे, मेरठ की तरफ नहीं जाने लगे, जो मेरठ में थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि अभी हम भी इस कार्टेज को यूज़ नहीं करेंगे। उन लोगों ने बोला कि हम इस कार्टेज को यूज़ नहीं करेंगे। 9 मई को उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया और उनकी सर्विसों से डिसमिस करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब इससे लोग और भड़क गए, सिपाही के बीच में ये म्यूटनी और ज़्यादा चालू हो गई। एट मेरठ 10 मई को ये सोल्जर्स ने क्या किया? बैनर ले लिया। किस चीज़ का बैनर? रिवोल्ट का बैनर। बच्चा 10 मई को ये जो सोल्जर्स थे, इन्होंने रिवोल्ट का बैनर उठाया। जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको किल कर दिया। जितने भी इनके इम्प्रिसन सिपाही थे उनको जेल से छुड़ा लिया। जितने भी आर्म्स अम्युनिशन रास्ते में मिले वो सब पकड़ लिए, मतलब अपने पास ले लिए। एंड सेट फायर टू ब्रिटिश प्रॉपर्टीज़। जितनी भी ब्रिटिश प्रॉपर्टी, ब्रिटिश ऑफिसर्स दिखते उन सबको गोली मारते थे। पूरा आर्म्स अम्युनिशन अपने अपने कंट्रोल में ले लिया, मतलब जितनी भी गोली बारूद वहाँ पर था सब अपने कंट्रोल में ले लिया। जेल में जो सिपाही बंद थे उनको छुड़ा दिया। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ बिगेस्ट आर्म्ड रेसिस्टेंस। और ये बिगेस्ट आर्म रेसिस्टेंस की शुरुआत थी जब से कंपनी राज इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद ये पहला इतना बड़ा आर्म्ड रेसिस्टेंस था जो सिपाहियों ने खुद चालू किया। और फिर सिपाही किसकी तरफ जाने लगे? दिल्ली की तरफ जाने लगे। आफ्टर ट्रैवलिंग ऑल नाइट, पूरी रात ये ट्रैवल किए, फिर वो दिल्ली पहुँचे। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर सिपाही जो बिलोंगिंग टू द रेजिमेंट स्टेशन एट दिल्ली ज्वाइन दैम। दिल्ली के जो रेजिमेंट के सिपाही थे उन लोगों ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। और फिर सिपाहियों को दिल्ली का कंट्रोल मिल गया। दे डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर एज द एम्परर। देखो ये लोग मेरठ से कहाँ पहुँच गए? बच्चा दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली पे इन्होंने अपना कंट्रोल किया, फिर बहादुर शाह जफर को अपना राजा बना दिया और अपना लीडर किसे चुना? बहादुर शाह जफर एज द एम्परर ऑफ इंडिया एंड देयर लीडर। हमारे लीडर हैं बहादुर शाह जफर और इंडिया के एम्परर भी बहादुर शाह जफर। अब स्प्रेड ऑफ अपराइजिंग हम पढ़ेंगे बच्चा पार्ट 2 में। पार्ट 1 में कर रही हूँ यहीं पर ख़त्म, ठीक है। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखना।